नाइन्थ का चैप्टर ग्रेविटेशन, उसको कंप्लीट करेंगे. एंड दिस विल बी अ सीरीज, राइट, इन अ शॉर्ट वीडियो क्लिप्स. यू विल गेट टू लर्न अबाउट द होल चैप्टर. तो शुरू करते हैं. वेल, इस चैप्टर के पीछे हिस्ट्री है जो हम सबको जानना है, विच विल बी वर्कड एज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो इमेजिन इफ वी लिव इन अ विलेज, ठीक है, और तुम सब गांव वाले हो और मैं उस गांव में तुम लोगों से कुछ ज़्यादा जानता हूँ. ओके, सो व्हाट विल हैपन, यू विल आस्क एवरी सिंगल क्वेश्चन टू मी एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ऐसा होता भी है गांव में, जो सबसे ज़्यादा वो बोलता है या जानता है, लोग उसकी बात अक्सर सुनते हैं. बिल्कुल ऐसा ही सेकेंड सेंचुरी में एक फिलोसोफर या हम उन्हें साइंटिस्ट कह सकते हैं जिनका नाम है टॉलमी, जिन्होंने लोगों को अपना एक आइडिया बताया. एक्चुअली में टॉलमी को रात में तारे देखने में या मून को देखने में या फिर मौसम कैसे बदलता है, इन सारी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था. तो टॉलमी ने लोगों को अपना आइडिया दिया कि देखो, जो हमारी धरती है, हम इस पर रहते हैं, क्योंकि हमें इसका मोशन महसूस नहीं हो रहा है और धरती से ही हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे फूड हो या जो भी कुछ हो. तो इसको उन्होंने अपने रिलीजन से जोड़ के लोगों को बताया कि अर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, इसीलिए पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर अर्थ है और बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो सन हो या अदर प्लैनेट्स हो, वो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं. दिस वॉज द आइडिया ऑफ टॉलमी. क्लियर? जो मीन्स अर्थ एंड सेंट्रिक मीन्स सेंटर में. सो दिस आइडिया और थ्योरी वॉज गिवन बाई टॉलमी. सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट थ्योरी और आइडिया. तो टॉलमी ने दिया था जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन. This is our Earth and everything is revolving around the Earth. This was the first theory. Now, what happened? After many years, this was continued. ये सारी चीज़ें चलती आ रही थी, लोगों ने बिलीव कर लिया, राइट. और ऑल ऑफ सडन इन 1543, ना सोचो, इतने लंबे टाइम के बाद, 140 AD के बाद, ये 140 AD में आया था, उसके बाद 1543 AD में एक फिलोसफर या साइंटिस्ट आता है जिन्होंने इनकी थ्योरी को चैलेंज कर दिया. उनका नाम था कॉपरनिकस. ओके, कॉपरनिकस ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अर्थ हमारे सेंटर में नहीं होता है ना. उन्होंने भी कुछ अपना रिलीजियस आइडिया दिया. उन्होंने कहा कि हमें जो भी एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, बताओ गाँव वालों. सो वी गेट ऑल द एनर्जी फ्रॉम द सन. सो और सन को एज अ गॉड ट्रीट भी करते हैं. तो हुआ ये कि उन्होंने अपना आइडिया दिया कि अर्थ नहीं बल्कि सन हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है. यानी सन एक जगह पर रुका हुआ है, अब सेंटर में रुका है और सारी चीज़ें, सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. इस थ्योरी को हम कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन. हेलियो मीन्स सन, ऐसे लोगे. तो ये थ्योरी कॉपरनिकस ने दिया था. क्लियर? तो ये दो थ्योरीज हैं इस चैप्टर से, कि हिस्ट्री से रिलेटेड और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड. नाउ I am going to tell you about a few scientists a little bit more. हुआ क्या कि एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था टाइको ब्राहे. So I have written the name टाइको ब्राहे. टाइको ब्राहे was very rich. Okay, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है स्टार्स को देखने में या फिर मून और ऑब्जर्व करने में निकल गया कि डे एंड नाइट मौसम का जो है ना, इस सारी चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व की. नाउ टाइको ब्राहे को कुछ चीज़ें थी जो समझ में नहीं आ रही थी प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड, especially the motion of Mars. Okay, so टाइको ब्राहे ने केपलर को इनवाइट किया. केपलर और टाइको ब्राहे के पास जाते हैं और उन्होंने स्टडी करा. ना टाइको ब्राहे जो है वो थोड़ा सा सीक्रेटिव आदमी थे. वो उन्होंने अपनी थ्योरी केपलर को डायरेक्टली नहीं दी. हुआ ये कि कुछ टाइम के बाद टाइको ब्राहे मर गए और उनकी सारी थ्योरी मिल गई केपलर को. अब केपलर को 8 साल लग गए, 8 से 10 साल उस पूरी थ्योरी को पढ़ने में और लॉज बनाने में. और इस तरीके से केपलर ने बनाया 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. इज इट ओके? सो हेंस केपलर के 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. डन. तो ये चीज़ें थी. नाउ अब हमें बिगिन करना है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. चलिए शुरू करते हैं. द वेरी फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट. इज इट ओके? क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट. एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. लॉ ऑफ ऑर्बिट सिर्फ ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं. इलिप्टिकल पाथ. इज इट ओके? और सन एक फोकस पे होता है. इसका क्या मतलब है, इसको और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी एलिप्स, दिस इज एलिप्स, अगर हम एक एलिप्स को कट करें तो वी गेट 2 पार्ट्स. एंड यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 8 कि हमारे पास 2 तरह के अगर मिरर हों, कनकेव और कन्वेक्स. नाउ दिस इज कन्वेक्स. अगर आप इस पर एक बॉल थ्रो करो
तो बॉल डाइवर्ज हो जाती है और इसे पीछे प्रोड्यूस करने पर ऐसा लगता है कि एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है. दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस. नाउ अगेन if we throw a ball on this part, this will converge inside, okay, and pass through a point. That point is also called a focus. Hence we can say कि ellipse में दो focus होते हैं. Similarly we can say कि जो sun है हमारा वो दोनों में से किसी एक focus पे होता है. ये था law of orbit, which is extremely simple. Clear? Now you can revise what is law of orbit. It states that all the planets revolve around the sun on an elliptical path and sun is at one focus. sun एक फोकस पे है. बस ये लॉ कंप्लीट हो गया. नाउ इस लॉ से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम एक्स्ट्रा जान सकते हैं. जैसे जो नियर बाई पॉइंट है, अगर हमारा प्लैनेट सन के नियर बाई पॉइंट पे है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पेरीहेलियन, राइट. और फार पॉइंट को हम कहते हैं एपहेलियन. वेल ट्रिक है, यू कैन रिमेंबर पेरी पास. ओके, तो अगर प्लैनेट सन के पास है तो हम उसे कहेंगे पेरीहेलियन. हेलियन का मतलब सन है, तो पेरीहेलियन मतलब पास का पॉइंट एंड एपहेलियन मतलब दूर का पॉइंट. डन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लॉ, लॉ ऑफ एरिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, एक कंडीशन मैं बताता हूँ एंड यू हैव टू इमेजिन दैट कंडीशन. नाउ ऐसा सोचो, ये एक ग्राउंड है और ये ग्राउंड का कोई पॉइंट है जहाँ से आपने एक रस्सी को अपने से बांध लिया है. ये प्लैनेट आप हैं, ओके, और मैंने कहा कि आपके पास 5 सेकेंड है एंड यू हैव टू रन. तो होगा क्या कि आप यहाँ ए से दौड़ते हुए भी पहुँच गए. इज इट ओके? व्हाट हैपन इज, इस लाइन ने यहाँ बीच में जितना भी एरिया था, लेट्स कॉल इट ग्रास, घास कह लेते हैं, बीच के सारे घास को काटते हुए रस्सी आगे बढ़ गई. तो हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में, लेट्स कॉल दैट टाइम इज 5 सेकेंड्स. एक पर्टिकुलर टाइम में इस लाइन ने कुछ एरिया, लेट्स कॉल इट 20 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लिया. अब अगर हमारा प्लैनेट इस पॉइंट पे आ जाता है तो यहाँ पर भी उसके सामने सेम कंडीशन हम रखते हैं कि तुम्हारे पास टाइम उतना ही है और एरिया भी उतना ही कवर करना है. नाउ व्हाट विल हैपन, इमेजिन दिस प्लैनेट. नाउ अब ये रस्सी छोटी हो चुकी है तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रन फास्टर. तो ये प्लैनेट का यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है और सेम टाइम में ये प्लैनेट अल्टीमेटली सेम एरिया कवर कर ही लेता है. तो ये है सेकेंड लॉ. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेकेंड लॉ. नाउ अगर हम सन और प्लैनेट को एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दें तो इमेजिनरी लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप या कवर करती है. दिस इज द सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ से आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या रिजल्ट आप कंक्लूड कर सकते हो या एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या निकाल सकते हो. नाउ द वेरी फर्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट इज, जब प्लैनेट दूर होता है सन से तो उसकी स्पीड कम रहती है और जैसे ही प्लैनेट सन के पास आता है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दूर है तो रस्सी की लंबाई ज़्यादा है तो आराम से एरिया कवर कर सकता है, और पास आने पर रस्सी की लंबाई कम तो भी दौड़ना तो पड़ेगा ही. हालांकि यहाँ पे चीज़ों को हम 9th में ऐसे ही समझते हैं, बट इसके पीछे देयर इज अ लॉ ऑफ फिजिक्स विच यू विल लर्न इन क्लास 11, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट. यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, जस्ट यू हैव टू नो द लॉ. डन, इज इट ओके? तो हमने यहाँ पढ़ लिया लॉ ऑफ एरिया कि इमेजिनरी लाइन सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है. रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, प्लैनेट दूर है तो स्पीड स्लो, पास है तो स्पीड फास्ट हो जाता है. डन. नेक्स्ट थिंग, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड लॉ, राइट, एंड व्हिच इज द फाइनल लॉ ऑफ केपलर. इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड. क्यों कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड? इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ इमेजिन दिस इज द सन एंड दिस इज द प्लैनेट. Now let's consider you are the planet. If you are the planet, what will happen? There are two people out there. पहला जो भी स्टूडेंट है या जो है वो सन के पास में है और दूसरा सन से दूर है. Now you can guess, जो पास में है वो जल्दी रिवॉल्व करके आ जाएगा, यानी उसका टाइम पीरियड कम होगा, और जो दूर है उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा. ये लॉ बस इसी को बताता है कि कोई प्लैनेट जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा उसका टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा लगेगा. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अर्थ अगर हम बात करें, अगर ये हमारा अर्थ है तो अर्थ एक रिवॉल्यूशन में 365 डेज लेता है, तो टाइम पीरियड है 365 डेज. वहीं अगर हम बात करें मार्स का तो मार्स अर्थ के ऑलमोस्ट डबल टाइम लेता है. क्लियर? ये है थर्ड लॉ कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम पीरियड भी वैसे वैसे बढ़ेगा. टू बी वेरी स्पेसिफिक, इस लॉ का एक डेरिवेशन है. अगर हम
स्पेसिफिकली यहाँ लिखें तो टाइम पीरियड जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे टी बढ़ेगा, और स्पेसिफिकली टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब. नाउ व्हाट इज ए क्यूब? ए क्यूब is the distance between the sun and the planet. Is it okay? Well, sometimes it is also known as semi major axis. Semi का मतलब आधा, मेजर एक्सिस यानी अगर हम इस पूरे लाइन को मेजर एक्सिस कहें तो ये सेमी मेजर एक्सिस कहलाएगा. इज इट ओके? ये आपका हो गया. और हम जानते हैं कि अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएं तो वी पुट अ कांस्टेंट, लेट्स कॉल इट के, and when we transfer a cube down towards, so t square upon a cube is a constant. Is it okay? This is very useful to apply numericals. And how can we apply it now? अगर हम बात करें कि कांस्टेंट है तो पहले प्लैनेट के लिए हम t1 स्क्वायर अपॉन a1 क्यूब लिख सकते हैं, तो दूसरे प्लैनेट के लिए हम t2 स्क्वायर अपॉन a क्यूब लिख सकते हैं, a2 क्यूब लिख सकते हैं, और चूंकि दोनों ही कांस्टेंट है तो आपस में बराबर है. So we have learned 3 laws of Kepler, okay, laws of planetary motion. I guess आप सबको समझ में आया. Thank you to watch this video. We will continue this series to complete this whole chapter. Thank you.